नमस्कार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की खबरों के खास बुलेटिन इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर से आतंकवादी बने लखवीर सिंह उर्फ लांडा और हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लांडा और हरविंदर सिंह से जुड़े व्यक्तियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें हरविंदर रिंदा के 2 सहयोगियों की पहचान अर्शदीप सिंह और उसके भाई वतनदीप सिंह के रूप में की गई। टीमों ने उनके कब्जे से 0.30 बोर स्टार पिस्टल और 45 बोर समेत 2 पिस्तौल, साथ ही अन्य बोर के 285 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इसके अलावा उनके कब्जे से 100 ग्राम अफीम और 250 किलोग्राम लाहन, जो शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल है, उसे भी बरामद किया। उधर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम पर दिल्ली के कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ की आवाज में कारोबारी से रंगदारी मांगी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस महीने की 16 तारीख को कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। बहरहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेने के लिए प्रोडक्शन वारंट दाखिल किया था, जिसके बाद बठिंडा पुलिस अगले 2 से 3 दिनों में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस को सौंप देगी। उधर खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करने वाले एक महत्वपूर्ण अवसर पर युवा मामले और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय में एक अत्याधुनिक एस्ट्रो टर्फ का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ सुविधा विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और खेल उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एस्ट्रो टर्फ, जो लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्धारित समय से पहले पूरा हुआ, सरकार द्वारा खेल बुनियादी ढांचा परियोजना के कुशल क्रियान्वयन का एक प्रमाण है। बीएसएफ का कैमल शो और बाकी सब देखने का अवसर मिले, वो अपने आप में शायद दुनिया में कहीं होता हो जो बीएसएफ करके दिखा सकते हो, शायद कोई और नहीं करके दिखा सकता। कारण हम देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की बाउंड्री पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बहुत बेखूबी के साथ अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। अब जहां तक खेलकूद की बात है, जालंधर जाना ही जाता है खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए और खेल सामग्री के निर्माण के लिए। उधर हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे पर हरियाणा नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर दी। सीएम ने इस दौरान अंबाला रेंज के 25 करोड़ और हरियाणा से 101 करोड़ रुपए के नशे को आग में स्वाहा कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए हरियाणा में नई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं, तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आप लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी थी और ये कहा था कि हम अपनी कोई योजना बनाएंगे और फिर किसी दिन इसके ऊपर विचार करेंगे। आज संयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में मनाया जा रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं और आज से मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से, समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। उसमें जन जागरण का काम भी है, पुलिस द्वारा उसमें थोड़ा जो लोग इस विषय को, इसका उपयोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए वो करते हैं, ऐसी जो सप्लाई चेन होती है उसका एक निरोधात्मक काम भी करना है। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायु मार्ग से आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। सोमवार सुबह बीजेपी नेताओं ने गर्मजोशी के साथ राजनाथ सिंह का जम्मू हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में राजनाथ सिंह ने रक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमेशा से हमारा हिस्सा है, वहां की जनता भी भारत में शामिल होना चाहती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी।
उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया है कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। हम मान गए इस बात को। काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको। पर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बात कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है। उधर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बड़ा ऐलान किया। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने एक चिट्ठी के जरिए आंदोलन या सड़क पर प्रदर्शन के बजाय अब अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ने की बात कही। दरअसल उन्होंने लिखा कि सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई। सरकार ने पहलवानों के साथ किए गए वादे पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। आगे उन्होंने लिखा कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने लिखा कि कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में वादे के मुताबिक नई कुश्ती संघ के सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके लिए चुनाव की तारीख 11 जुलाई को होना तय है। बहरहाल इस संबंध में सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। वो अदालत में लड़ेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? अब अदालत में तो है ही है, क्योंकि 5 महीने तक ये चला था। देखिए मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। अब प्रकरण अदालत में है, अदालत के विचाराधीन है। तो सर आपको लग रहा है कि अब सही होगा, क्योंकि आप जंतर मंतर पे लंबा प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहा था, अब अदालत में होगा तो एक जांच प्रक्रिया सही तरीके से होगी? अदालत अपना काम करेगी। सर एक्शन प्लान है आपका आगे का? उधर मेडिकल अस्पताल टांडा में बरसात शुरू होने से पहले हो रही बारिशों ने अस्पताल व्यवस्था की पोल खोल दी। रविवार दोपहर से शुरू हुए तेज बारिश के चलते अस्पताल के कई विभागों में पानी ने तालाब का रूप धारण कर लिया। पूरे अस्पताल में हर जगह पानी था, जिससे कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के कारण मरीजों और तीमारदारों समेत डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जगह जगह पानी के बढ़ जाने से यहाँ पर जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया और उपचाराधीन रोगियों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रेडियोलॉजी विभाग में लगाई गई करोड़ों रुपए की मशीनों में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने की संभावना जताई जा रही है। जो है मानसून हिमाचल में दस्तक दे चुकी है। अभी हमें जो रिपोर्ट आ रही है कि बहुत जगह में हैवी रेन्स की सूचनाएं मिल रही हैं। बहुत सारे हमारे जो है जगह में फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। कहीं पे रॉक फॉलिंग की भी घटनाएं हो रही हैं। अभी तक पिछले 3 दिनों में मानसून के ऑनसेट के बाद से 6 लोगों की जो है डेथ हुई है और लगभग 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। हमारे 303 जो है जानवर हैं उनका नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ जो शॉप्स हैं, काउ शेड्स हैं, घर हैं, इनमें के भी डैमेज की सूचना है, क्योंकि ये रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है। अभी तक लगभग पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ के आसपास का लॉस का अनुमान है और इसमें से
अगर बात करें सड़कों की बात करें तो 124 टोटल हमारे रोड जो है कहीं ना कहीं पे जो है ये जो अवरुद्ध हुए हैं, जिसमें कि 2 नेशनल हाईवे हैं, साथ में 151 जो हमारे डीटीआर जो हैं जहाँ पे वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो डिसरप्ट हुए हैं। इसके साथ साथ हमारी जो है लगभग 6 जो है वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो अफेक्ट हुई है और एक फायर का इंसिडेंट भी हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुआ है। उधर भारी बारिश ने आवाजाही पर भी काफी असर डाला है। इसके चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भी काफी इसका असर हुआ, जिसके चलते इसे बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों समेत पर्यटकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हाईवे को खुलने में कितना वक्त लगेगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश रहेगी कि अगले 3 घंटों में हाईवे को खुलवा दिया जाए। रात को 1 बजे से शिमला जाना है, रात को रुके हुए। बस से आए होते कुल्लू से। और अभी कहाँ जा रहे थे? शिमला। थैंक यू। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि रोड जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर हम थ्रू करवा दें। सर, ये लोगों को निकाला जा रहा है, ये दोनों साइड पे फंसे हुए लोग हैं? नहीं, ये वो लोग हैं जो कुछ जिनकी तरफ ट्रैप हो गई हैं। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी को देखते हुए रामबन जिले में 10वीं तक के सभी स्कूलों को आज यानी 26 जून के लिए बंद करने का फैसला किया गया। सुबह से हो रही बारिश के बाद जिले के मेहद इलाके में भूस्खलन की घटना भी देखने को मिली, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। बारिश और भूस्खलन की वजह से रामबन के मेहद इलाके में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। इलाके में रह रहे लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील भी की गई। उधर जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने रेड की है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिले में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि एनआईए की रेड आतंकियों को मिलने वाली फंडिंग और अंडरग्राउंड वर्कर्स को लेकर की जा रही है। बीते महीने श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले आतंकवाद से जुड़े मामलों में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपोरा, अनंतनाग, शोपियां, पुंछ और कुपवाड़ा में 15 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। इससे पहले भी एनआईए 70 से ज्यादा जगहों पर आतंकियों और उनकी मदद करने वालों पर छापेमारी कर चुकी है। उधर पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा वो फोटो शूट था या नहीं। आगे उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक के बारे में बात करने के लिए मजबूर हो गए। इससे इस बैठक की कामयाबी का सबूत मिलता है। आगे उन्होंने कहा कि जो भी चुनाव होगा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा, किसी चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे। वक्त साबित करेगा ना कि वो फोटो शूट था या नहीं था। आखिरकार अगर उस मीटिंग पे पूरी बीजेपी की लीडरशिप बयान देने पे मजबूर हुई, अगर खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि इस मुल्क में सबसे ताकतवर लोगों के लिस्ट में दूसरे नंबर पे माने जाते हैं, अगर वो भी खुद मजबूर हुए इस मीटिंग के बारे में कुछ कहने पे, तो शायद उसी से इस मीटिंग की कामयाबी का थोड़ा सा आपको सबूत मिल जाता है। बाकी इस मीटिंग का क्या नतीजा होगा उसके लिए 2024 तक इंतजार करिए ना। आज से ही क्यों आप परेशान हैं इस मामले में? तो राजनाथ सिंह जी का अभी बयान आया है कि जब पीस रिटर्न होगा तो अफवाह को हटाया जाएगा जेल के से। हाँ, इनके होते हुए तो पीस रिटर्न होगा नहीं, वो तो हमने देख लिया है। जिन इलाकों में 2014 से पहले हम अफवाह हटाने पे सोच सकते थे, जिन इलाकों को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया गया था, उन इलाकों में दोबारा से मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की खबरों में इतना ही। नमस्कार।